नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं दुबई, दोहा, अबू धाबी, रियाद, दुनिया के सबसे बड़े अमीर शहर, जहां पर बड़े बड़े बिल्डिंग हैं, आर्टिफिशियल आइलैंड्स, लग्जरी बहुत ज्यादा है। अब एक सवाल उठ के आता है कि ये जो देश इतने पावरफुल हैं, इतने अमीर हैं, तो इन्हें क्या कोई चीज से डर भी लगता है क्या? क्योंकि जुलाई 9 एक रिपोर्ट के हिसाब से दुनिया के सबसे बिजी एनर्जी हाईवेज में से एक, जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज था, वो एम्प्टी था। यहां से सिर्फ 2 टैंकर्स पूरी रात में गुजरे हैं। और ये बहुत बड़ी बात थी क्योंकि यहां पर कोई जायंट नेवल ब्लॉकेड नहीं था, कोई मैसिव वॉल नहीं बनाया गया था। सिर्फ एक डर था कि कुछ भी हो सकता है अगर वहां से इनके जहाज गए तो। और वो डर दुबई को, दोहा को, अबुधाबी को और सबसे बड़ी बात सऊदी अरेबिया को एक ही रात में उन्हीं के क्षेत्र में उसने कैदी बना के रख दिया। क्योंकि ये देश एक ऐसे ट्रैप में आज के टाइम में फंसे हुए हैं जो कोई बॉर्डर नहीं है या कोई दीवार नहीं है, कोई वॉर जोन भी नहीं है। ये सिर्फ एक पतली सी वाटरवे है, 33 किलोमीटर की, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। आज हम गल्फ की वेल्थ की बात नहीं करेंगे, हम उनके स्काईलाइंस की बात नहीं करेंगे, उनके सोवरेन वेल्थ फंड की बात नहीं करेंगे, उनके एआई सिटीज की बात नहीं करेंगे। आज हम एक हकीकत की बात करेंगे जो इन सब चीजों के पीछे छुपा हुआ है। कि दुनिया में सबसे पावरफुल चीज रिसोर्सेज नहीं होती, वो होते हैं रास्ते। और गल्फ के देश ये सच बार बार बहुत महंगे तरीके से इन लोगों ने सीखा है, क्योंकि जुलाई 2026 में उन्होंने फिर से वही सेम चीज को सीखा कि सबसे महंगा होता है ये रास्ता। क्योंकि अगर आप मैप पे देखें तो पर्शियन गल्फ जो है ना, ये एक छोटे से रूम की तरह है। एक रूम जिसमें सिर्फ एक ही दरवाजा है। उस रूम के अंदर सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, इराक और ऐसे कई सारे एंटिटीज हैं जिनका यही दरवाजा से आना जाना होता है। और उस दरवाजे का पहरेदार है ईरान। ईरान को सऊदी अरेबिया कॉन्कर नहीं करना है, ईरान को कतर पे बॉम्ब नहीं गिराना है, ईरान को दुबई को तबाह नहीं करना है। ईरान को सिर्फ एक काम करना है, ये दरवाजे को बंद कर देना। उससे ऑटोमेटिकली ये लोग खतरे में और अपने आप को स्ट्रेस फील करने लगते हैं। बस इतना ही करना है ईरान को, ज्यादा कुछ नहीं करना। और दुनिया का 25% जो पानी के माध्यम से जो ऑयल का ट्रेड होता है ना, वो रुक जाता है। पूरी दुनिया के अंदर मंदी आ जाती है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने इस टाइम पे ये चीज कहा कि इस एरिया से लगभग 20 मिलियन बैरल्स प्रतिदिन यहां से गुजरते हैं। और 80% जो एशिया का तेल है ना, वो यहीं से आता है। कतर से 93% एलएनजी आता है, यूएई से 96% एलएनजी आता है। और ये सब चीजें गुजरती कहां से? हुर्मुज से। एक नैरो पतला सा वाटरवे जहां पे ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमिक्स होती है। एक रात में अगर कुछ भी हो जाए, प्रेशर बन जाता है। और यहां पे अगर प्रेशर बन गया तो सोचो। लेकिन यहां एक और चीज समझो, जो शायद सबसे इंपॉर्टेंट है। ईरान को हॉर्मुज को बंद नहीं करना होता है। प्रैक्टिकली सोचो, तुम एक टैंकर को तुम एक टैंकर के ओनर हो। तुम्हारा टैंकर हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स का है। तुम्हारा कैप्टन कॉल करता है और कहता है, सर, एक चांस है कि हम अटैक्ट हो सकते हैं। तुम्हारी इंश्योरेंस कंपनी का कॉल आता है, हम कवर करेंगे लेकिन प्रीमियम अब ट्रिपल हो गया है। तुम्हारा क्रू का मैसेज आता है, हम एक पोटेंशियल वॉर जोन में हैं। और तुम्हारा कस्टमर का ईमेल आता है कि भाई नेक्स्ट वीक तक तुम्हें कार्गो पहुंचाना पड़ेगा। अब नोटिस करो, किसी ने भी तुम्हारे शिप को टच नहीं किया, किसी मिसाइल ने तुम्हारे टैंकर को नहीं मारा, लेकिन तुम्हारी शिप अब भी नहीं जाएगी वहां से। ये एक चोक पॉइंट का हिडन पावर होता है। रिस्क यहां पर यही है कि ये एक चोक पॉइंट जो है ना, ये एक वेपन बन जाता है। जुलाई 9 2026 मतलब कल के दिन में दुनिया ने यही मैकेनिज्म लाइव देखा है। रात भर में सिर्फ 2 टैंकर्स हॉर्मुज से गुजरे। कोई ब्लॉकेड नहीं था यहां पे इतना बड़ा, कोई बड़ी दीवार नहीं थी। बस
इन जहाजों को इतना खतरा लगा कि आगे से आने वाले प्रेशर को कि भाई सामान पहुंचाओ, उसको भी इन लोगों ने उतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ये डेंजर इनको आगे बढ़ने से रोक रहा था। टैंकर्स वेट करते हैं, इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ते जाता है उन टैंकर्स के ऊपर, कार्गो डिले होती है, एनर्जी मार्केट्स इसके बदले रिएक्ट करती है, इन्फ्लेशन आता है, हजारों किलोमीटर दूर जो कंट्रीज कैलकुलेट करती है कि ये क्राइसिस अगर यहां पे हो गया तो वो कितना महंगा पड़ेगा उनको। लेकिन गल्फ कंट्रीज ये जानती है कि डेकेड्स से ये बात जानती थी और चुपचाप ये इसे बदलने का कोशिश कर रही थी, और सऊदी अरेबिया ने इसका एक अल्टरनेटिव रूट भी सोचा। सऊदी अरेबिया ने अब सऊदी अरेबिया ने क्या सोचा इसका एक अल्टरनेटिव रूट, दैट इज दिस, कि वो यहां से नहीं जाएगा बट वो दूसरी जगह से जाएगा, रेड सी होके, क्योंकि हॉर्मुज डेंजरस हो गया है और सऊदी जो है रुक नहीं सकता है। यूएई ने भी अपना एग्जिट बनाने का प्रयास किया कि उसने भी ऐसे ही एक दूसरा रास्ता ढूंढने का प्रयास किया हॉर्मुज के अलग होके। दोनों देशों ने इन सब चीजों में एक ही लेसन सीखा, अगर तुम्हारी पूरी इकोनॉमी एक ही दरवाजे पे डिपेंड करती है, वो है हॉर्मुज, तो दूसरा दरवाजा बनाओ, क्योंकि अगर नहीं बनाओगे तो बिखर के रह जाओगे। और यही सबसे बड़ी कमजोरी है इन अमीर देशों की। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि आईईए कहता है कि अगर हॉर्मुज को बाईपास करना है तो उसके लिए तुम अगर ये अल्टरनेटिव रास्ता बना रहे हो ना, तो वो हॉर्मुज का सिर्फ एक फ्रैक्शन ही मैनेज कर सकता है, और ये बनाने के लिए तुम्हें कई साल लग जाएंगे, बिलियंस ऑफ डॉलर्स लग जाएंगे ऐसे पाइपलाइंस बनाने के लिए। तो पॉइंट अब ये उठ के आता है, भाई कभी ये लोग एस्केप कर ही नहीं पाएंगे उन चीजों को, और इन देशों के लिए ये जो ट्रैप है ना जो हॉर्मुज का, वो उनको उधर के उधर ही रख के रखेगा। अब यूएई और सऊदी ने तो सोच लिया, लेकिन कतर का क्या? कतर की जो प्रॉब्लम है ना वो फंडामेंटली अलग है सऊदी और इससे। कतर दुनिया के सबसे अमीर देशों में से आता है, लेकिन वो वेल्थ एक ही चीज पे बेस्ड है, वो है गैस, लिक्विडिफाइड नेचुरल गैस। कतर की गैस की बात करें तो वो गैस प्रोड्यूस करता है, वो -162 डिग्री सेल्सियस पे कूल करके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके स्पेशलाइज्ड टैंकर्स में पूरी दुनिया में बेचता है। यूरोप जाता है, एशिया जाता है, इंडिया तक आता है। लेकिन कतर का 93% एलएनजी जो है ना वो हॉर्मुज से गुजरता है। 93%, मतलब कतर के पास अगर आप देखेंगे गैस हो सकती है, दुनिया का मोस्ट एडवांस्ड एलएनजी इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, कस्टमर्स भी हो सकते हैं जो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स पे करने के लिए रेडी है, लेकिन उन कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए जो दरवाजा है वो है हॉर्मुज। और यहां एक और लेयर ऑयल के लिए बन के आता है कि तुम एक और पाइपलाइन बना तो सकते हो, लेकिन एलएनजी के लिए एक पूरी इकोसिस्टम लगती है। लिक्विफैक्शन फैसिलिटीज चाहिए, स्पेशलाइज स्टोरेज कैपेबिलिटीज चाहिए, टैंकर्स चाहिए, जो डेस्टिनेशन पे रीगैसिफिकेशन टर्मिनल्स चाहिए, और ये एक रात में नहीं होता। तुम रिसोर्सेस कंट्रोल कर सकते हो और फिर भी अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर तुम उस रूट को कंट्रोल नहीं करते, वो रिसोर्सेस दुनिया तक पहुंचता ही नहीं है, और वो तुम्हारा सबसे बड़ा कमजोरी है। लेकिन इस क्राइसिस का एक और सबसे इंपॉर्टेंट डायमेंशन है जो इंडिया के लिए डायरेक्टली पर्सनल है। सोचो तुम्हारे घर तक, तुम्हारे किचन तक जब भी हॉर्मुज में क्राइसिस होता है, इंडिया दूर से नहीं देखता, इंडिया उसे फील करता है। क्यों? क्योंकि अपनी इकोनॉमी में, अपने ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, और कभी कभी अपने किचन में ये चीजें हम फील करते हैं, क्योंकि हम डिपेंडेंट है गैस एंड ऑयल पे। इंडियन गवर्नमेंट ने स्वयं कहा इंडिया का रफली 70% क्रूड ऑयल जो है ना हॉर्मुज के बाहर से आ रहा है। ये गुड न्यूज है, इंडिया का क्रूड सप्लाई, ज्यादातर लोग सोचते होंगे कि हॉर्मुज से आता है, लेकिन वो उससे बाहर आ रहा है, मतलब हमारा डाइवर्सिफाइड है। लेकिन एलपीजी का क्या? एलपीजी का तो बिल्कुल अलग स्टोरी है, क्योंकि इंडिया 60% एलपीजी जो कंज्यूम करता है ना वो इंपोर्ट होता है, और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के हिसाब से उस एलपीजी का 90% हिस्सा जो है ना वो हॉर्मुज से आता है। ईरान, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, एलएनजी और एलपीजी टैंकर्स इंडियन पोर्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स तक आते आते
फाइनली हमारे घर तक आते हैं। और एक जियोपॉलिटिकल क्राइसिस हजारों किलोमीटर दूर एक इनविजिबल इकोनॉमिक चेन को डिस्टर्ब कर देता है अगर यहां पर भी कुछ हुआ। यही है ज्योग्राफी का असली पॉइंट। क्योंकि पैसा होने के बावजूद भी अगर ज्योग्राफी तुम्हारे फेवर में नहीं है तो दिक्कत है। और अगर शिपिंग रूट पे इशू आया तो सब चीजों पे इशू आएगा। इनडायरेक्टली इकोनॉमी के ऊपर इतना नेगेटिव इशू आएगा, पर्सनल लाइफ्स पे इतना बड़ा इशू आएगा कि बगैर मिसाइल्स फायर किए, बगैर जंग के जियोपॉलिटिक्स जो है ना पूरा बदल के रख जाता है। गल्फ देशों ने डेकेड्स में एक चीज प्रूव की है कि पैसा ऑलमोस्ट सभी चीजों को हरा सकता है। क्योंकि इन लोगों ने डेजर्ट्स में सिटीज बनाए, ग्लोबल एयरलाइंस बनाए, पोर्ट्स बनाए, फाइनेंशियल सेंटर्स बनाए, सोवरेन वेल्थ फंड्स बनाए, आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाया, दुनिया के सबसे कनेक्टेड इकोनॉमीज बनाए। लिटरली कुछ भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने। लेकिन जियोग्राफी की एक स्ट्रेंज खासियत है, वो वेट करती है। गवर्नमेंट्स जैसे बदलते हैं वैसे नहीं है, टेक्नोलॉजी जैसे बदलता है, इकोनॉमीज जैसे बदलती है वैसे नहीं, लेकिन वो रुकती है कि जब इंसान जियोग्राफी के साथ छेड़छाड़ करता है तब वो उस पॉइंट ऑफ टाइम पीरियड पे अपना असल रूप दिखाती है। और यही है पॉइंट। तो इसीलिए कहा जाता है कि पैसा होने के बावजूद भी ये देश जब अपने रिसोर्सेस को एंड डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचा पाए, दैट इज द बिगेस्ट इशू जो इन देशों को सबसे गरीब बना देती है। और अगर ये ऐसे ही चलते रहा तो क्या उनके पास उनका पैसा रहेगा, बचा रहेगा? सो दैट इज अ बिगर क्वेश्चन जो आप कमेंट करके बताएंगे। इसी के साथ इस सेशन के लिए सिर्फ इतना ही। आई विल सी यू अप इन द नेक्स्ट सेशन। धन्यवाद एंड जय हिंद।